सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, उसमें रहा करते थे हम। मैंने अपनी स्कूलिंग वहां से करी जहां पर मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे। मैं क्या करता था, झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, बर्तन धुलता था, सब्जियां काटता था, सब्जियां खरीदने जाता था और सोने का मौका नहीं मिलता था। सबने ये कह दिया था कि सतीश तो भाग गया, अब आएगा नहीं, मर गया होगा। जिंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, जिंदगी को मायना आपको देना है और आप अपनी जिंदगी को मायना तभी दे पाएंगे जब आप मंजिलें मिल ही जाएंगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह हैं वो जो घर से निकले ही नहीं। खुशियां तो मिल ही जाएंगी, रोते रोते ही सही। कमजोर दिल के हैं वो जो हंसने का सोचते ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश आनंद है और मैं नौतनवा, एक छोटा सा कस्बा है जो गोरखपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर की तरफ है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहाँ से करी जहाँ पर मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे। सन 2001 में मैंने 12वीं पास करा और अगर मैं बात करूँ कि हमारा आवास कैसा होता था, सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, उसमें रहा करते थे हम। और वॉशरूम के लिए यानी कि लू वगैरह के लिए, शौचालय के लिए हम स्टेशन जाते थे जो कि हमारे घर के पीछे ही है। मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन सका क्योंकि मैं वो बना जो सर्कमस्टांसेस यानी कि जो परिस्थितियां लेकर आई। सन 2001 में जब मैंने 12वीं पास करा तो मैंने इच्छा जाहिर की अपने पिताजी से कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं और मुझे सीपीएमटी प्रिपरेशन के लिए गोरखपुर भेजा जाए। लेकिन मेरे पिताजी ने पूरी कोशिश करी लेकिन गोरखपुर मुझे ना भेज सके, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से कोशिश करी और उन्होंने जो हमारा झोपड़ी था उसको उन्होंने गिरवी रखा कुछ पैसों पे और फिर मेरा दाखिला गोरखपुर में एक सीपीएमटी प्री मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो गया और मैं 1 साल रहकर वहाँ पर तैयारी करा। लेकिन मैं असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, यानी कि मैंने सीपीएमटी में क्लियर ना कर सका और उसके बाद मुझे वापस घर आना पड़ा मायूस होकर। लेकिन अब मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे कि अब वो मुझे दोबारा 1 साल के लिए गोरखपुर भेज सके। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि पिताजी ने घर जो झोपड़ी थी सड़क के किनारे उसको गिरवी रख दिया था। अब हमारे पास घर नहीं था और हम स्कूल प्लेग्राउंड में, जहां पर पिताजी हमारे सफाई कर्मी थे, उस स्कूल प्लेग्राउंड में टेंट डाल के यानी कि प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर रहते थे। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी इस बात से कि मेरे पिताजी ने किसी भी तरीके से मेहनत करके उन्होंने घर गिरवी रखकर मुझे गोरखपुर भेजा और मैं असफल हो गया और अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। शायद यही परिस्थितियां मेरे छोटे भाई बहन के सामने भी आएंगी। तो मैंने दृढ़ निश्चय करा कि मैं नौकरी करूंगा, काम करूंगा और फिनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट करूंगा ताकि हमारे भाई बहन, जो छोटे भाई बहन हैं, उनको इन विषम परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। तो मैंने फैसला किया घर से भाग जाने का। मैंने अपने पिताजी के जेब से 50 रुपए चुराए और मैं जो स्टेशन था हमारे घर के पीछे, हमने ट्रेन बोर्ड करा और मैं गोरखपुर आया। सन 2002 की बात है ये। और गोरखपुर पहुंच गया, ट्रेन पकड़ के मैं गोरखपुर आ गया। गोरखपुर स्टेशन के बाहर निकला कि मैंने देखा कि एक आदमी वो रेलवे बाउंड्री वॉल पेंट कर रहा था और उस पर लिखा हुआ था कॉल सेंटर में नौकरियां। अब मुझे पता नहीं था कि ये कॉल सेंटर होता क्या है, लेकिन वो नौकरियां जो शब्द है वो मुझे बहुत आकर्षित करा। तो मैं उसके पास गया और मैंने पूछा क्या है ये। उसे भी कुछ ना पता था कि कॉल सेंटर क्या है। उसने बस बोला कि लखनऊ में नौकरी मिल रही है, बहुत सारी नौकरियां हैं, तुम लखनऊ चले जाओ और वहां पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैंने कुछ भी उधर कुछ भी सोचा समझा नहीं। मैंने ट्रेन बोर्ड करा कृषक एक्सप्रेस, जो कि गोरखनाथ एक्सप्रेस 1150 या 1155 पे थी, और मैं ट्रेन पकड़ के चारबाग पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया। और मैं राधा कृष्णा भवन, जो कि हजरतगंज पार्क रोड पे बिल्डिंग है, मैं वहां पर गया और वहां पर मुझे बताया गया कि इंटरव्यू जीई कंपनी का चल रहा है, जो कि अब जनपैक्ट कही जाती है, जीई। और ये इंटरव्यू चल रहा था होटल गोमती सापरू मार्ग, लखनऊ में।
तो मैं सीधे वही होटल गोमती सापरू मार्ग का रुख कर लिया। मैंने देखा कि सब कोई वेल ड्रेस्ड था, उनका जो कपड़ा था, उनका जो अटायर था कमाल का था। सबने टाई लगाया हुआ था, सबके जूते पॉलिश थे, सब हैंडसम दिख रहे थे। सबके पास एक डॉक्यूमेंट भी था जिसे सीवी रेज्यूमे हम कहते हैं, और मुझे नहीं पता था कि यह सीवी रेज्यूमे होता क्या है। और मैं रिसेप्शनिस्ट के पास गया, कहा कि मुझे भी इंटरव्यू देना है। तो उन्होंने बोला कि अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जाओ जाके कहीं से सीवी बनवा के लाओ। तो मैंने कहा सीवी कहां से बनवाना है, क्योंकि मैंने उसके पहले कभी कंप्यूटर टच ही नहीं किया था और कंप्यूटर देखा भी नहीं था। तो किसी ने मेरे को बोला कि साइबर कैफे है, वहां चले जाओ। मैं साइबर कैफे पे गया और बोला कि भैया मेरी सीवी बना दो। उसने सीवी बनाई, छोटी सी सीवी बनाई, और मैंने रिसेप्शनिस्ट को दे दी। और जब रिसेप्शनिस्ट को सबमिट किया, मेरा नंबर आया, मेरा इंटरव्यू का जब बारी आया, रिक्रूटर ने मेरे से अंग्रेजी में पूछा, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसका एक्सेंट ऐसा था कि मेरे को समझ नहीं आया और मैं जवाब नहीं दे पाया और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। और मुझे समझ में क्या आया कि भाई मैं तो यहां पर जो नौकरी के लिए आया था, मैं कॉल सेंटर नहीं पता था कि मेरे को क्या है कॉल सेंटर। मुझे नौकरी करनी थी, और कौन सी नौकरी? झाड़ू मारने वाली नौकरी, क्योंकि मेरे पिताजी सफाई कर्मी थे। मैं उस सोच के साथ आया था कि मुझे झाड़ू पोछा वाली नौकरी मिल जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। और अब मैं इस इंप्रेशन में था कि शायद लखनऊ में झाड़ू पोछा की नौकरी के लिए भी सीवी होना चाहिए और अंग्रेजी आनी चाहिए। और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैं खाक छानता रहा लखनऊ में, चारबाग स्टेशन पे काफी सारे ढाबों पर गया, लेकिन नौकरी ना मिली मुझे। फिर बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में बाराबंकी रोड पे मुझे एक ढाबा मिला, और उस ढाबे पे मैं गया। मैंने बोला मुझे नौकरी चाहिए, और उन्होंने बड़े खुशी खुशी मुझे नौकरी दे दी। और पगार कितनी थी? 750 रुपए। खाना पीना फ्री था। और मैं क्या करता था? झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, बर्तन धुलता था, सब्जियां काटता था, सब्जियां खरीदने जाता था। और सोने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वो हाईवे पे ढाबा था वो, और सोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं न्यूज़ चैनल्स देखता था। वो भी कौन से? अंग्रेजी वाले न्यूज़ चैनल्स। क्योंकि मेरे दिमाग में ये इंप्रेशन था कि अगर लखनऊ में नौकरी करनी है अच्छी जगह तो मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। तो 22 दिन तक मैंने वहां पर एज ए नौकर मैंने वहां पर काम करा। और इसी 22 दिन के दरमियान 21वें दिन मैं हजरतगंज गया कुछ सामान लेने के लिए, ढाबे का सामान लेने के लिए। और जब हजरतगंज से जब मैं ढाबे का सामान लेकर वापस लौट रहा था, तो मैंने देखा एक बंदा जो है कैनोपी लगा के बैठा हुआ है और वो नौकरियां बेच रहा है। मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि क्या है भाई साहब? उसने बोला कि नौकरियां हैं। मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? उसने कहा बस 500 रुपए दो और नौकरी तुम्हारी लग जाएगी। मैंने कहा ये तो कमाल की बात है, और कितने मिलेंगे? उसने बोला 5000। मैंने कहा इतनी तनख्वाह तो शायद मेरे पिताजी की नहीं होगी, अगर मुझे मिल रही 5000 तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ढाबे पे गया और मैंने करतार सिंह जी से बोला कि जो है मुझे पैसे चाहिए और मुझे नौकरी मिल गई है। उन्होंने बोला कौन सी नौकरी? मैंने बोला ये नहीं पता, बस मुझे नौकरी मिल गई 5000 की। तो मुझे ढाबे मालिक ने मेरे को 500 रुपए दिए और मैं वापस गया उसी कैनोपी बॉय के पास। मैंने उसको 500 रुपए दिए और उसने मेरे को एक पर्ची थमाई और उस पर उसने लिखा यूरेका फॉर्ब्स, 5th फ्लोर, बाबू खान स्टेट, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। अब मुझे नहीं पता था, मैंने पहले उससे पूछा ही नहीं कि नौकरी कहां पर है। मैं समझ रहा था लखनऊ में होगी, लेकिन उसने मेरे को बताया सिकंदराबाद में है, जो कि साउथ में है, और मैं कभी गया नहीं। शायद मैं लखनऊ भी वो मेरा पहली बार आना हुआ था, और अब सिकंदराबाद। तो मैंने पर्ची ली और मैं बस निकल पड़ा। और जब मैं पहुंच गया सिकंदराबाद, तो सबसे पहले स्टेशन से मैं सीधे वहीं गया, बाबू खान स्टेट, 5th फ्लोर, यूरेका फॉर्ब्स के ऑफिस। मैंने पूरी बिल्डिंग छान डाली, लेकिन मुझे यूरेका फॉर्ब्स का ऑफिस नहीं मिला। और मुझे समझ में आ गया था कि धोखा हो गया मेरे साथ। अनजान शहर था और किसी को भी नहीं जानता था। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा था कि रुकूं, जाऊं या फिर क्या करूं। अगर वापस जाता हूं तो क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगा कि क्यों भागा था? मकसद तो पूरा नहीं हुआ ना अभी। मकसद था कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट अपने परिवार वालों को दूंगा ताकि छोटे भाई बहन के सपने ना बिखरे। लेकिन अब देखिए, मेरे पास कोई
मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी वहां पर, और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं वापस सिकंदराबाद स्टेशन गया, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा था और ये तय करने में लगा था वापस जाऊं या क्या करूं। और तभी मैंने देखा कि कुछ बच्चे, कुछ लड़के वो कबाड़ बीन रहे थे रेलवे ट्रैक से। वो प्लास्टिक की थैलियां उठा रहे थे, प्लास्टिक की बोतलें उठा रहे थे। मैं फिर उनके पास गया, मैंने कहा कि घर वापस जाने से बेहतर है कबाड़ बीनो। मैं उनके पास गया, उसका नाम अब्दुल था। मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें, और क्या इसके लिए क्या किसी से परमिशन लेनी होगी? कह रहा परमिशन की जरूरत नहीं, तुम भी बस कबाड़ उठाओ और बेचो। अब आप देखिए, मैं डॉक्टर बनना चाहता था जो कि ना बन पाया। मैं बना लखनऊ में एक नौकर, और अब नौकर से मैं क्या बन रहा हूं, एक कबाड़ वाला। और मैंने भी वही किया, कबाड़ बीनना शुरू किया। रेलवे ट्रैक से नालियों में घुसकर प्लास्टिक की थैलियां उठाता था, प्लास्टिक की बोतलें उठाता था, और देर शाम तक जो है राठी फाइल बस स्टॉप के पास सिकंदराबाद में एक कबाड़ वाला था, उसको बेचता था। और पैसे मिल जाते थे मुझे 50, कभी कभी 100 रुपए भी मिल जाते थे। और सोता कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे सोता था, कभी कभी राठी फाइल बस स्टॉप पे सोता था। और ऐसे मैंने महीनों भर करा मैंने। और मैं आपको यह बता दूं कि इन महीनों के बीच में मैं अपनी कम्युनिकेशन यानी कि अपनी अंग्रेजी पे भी काम करता था, क्योंकि अभी भी इंप्रेशन वही था कि नौकरी अच्छी करनी है तो अंग्रेजी आनी चाहिए। उस पर मैं काम करता रहा। और करीब 1 महीने के बाद एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। 13 नवंबर सन 2002 को मेरा सिलेक्शन हो गया एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में हैदराबाद में, और मैं वहाँ पर काम करने लगा। 6,300 की पगार थी। 5 दिसंबर सन 2002 को जब मुझे मेरा पहला पे चेक मिला 3856 रुपये का, मैं आपको बता दूं मुझे 2.5 महीने हो चुके थे मुझे घर से भागे हुए। मेरे घर वालों को कुछ भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ, और ना ही मुझे पता था कि वो किस हालात में है और उनके साथ क्या गुजर रहा होगा। 5 दिसंबर सन 2002 को मैंने अपने घर वालों को फोन करा, मतलब घर पे नहीं, तार घर में फोन करा। टेलीग्राम एक्सचेंज, हमारे पास कोई फोन नहीं था, और जो टेलीग्राम ऑपरेटर थे उनको तार चाचा बोलते थे। हमने बोला, तार चाचा क्या आप पिताजी को बुलाएंगे? और तभी तार चाचा ने मुझे क्या बताया कि बेटा तेरे घर में तो मातम हो रखा है, क्योंकि 2.5 महीने हो चुके थे मुझे घर से भागे हुए। तार चाचा ने बताया कि मेरे घर में मातम हो रखा है क्योंकि मेरी मां को हार्ट अटैक आया हुआ था। सबने हार मान लिया था, सबने ये कह दिया था कि सतीश तो भाग गया, अब आएगा नहीं, मर गया होगा, पता नहीं क्या। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार वालों को ये आस थी कि वो कभी ना कभी वापस जरूर आएगा। वो एक हारा हुआ इंसान नहीं है, वो एक जुझारू इंसान है, और वो कुछ करके वापस लौटेगा। और जब 5 दिसंबर सन 2002 को जब मेरे पिताजी आए, उन्होंने जब फोन रिसीव करा, उन्होंने बोला छोटू, मेरा निक नेम छोटू है, प्यार से मुझे छोटू बुलाते घर पे। वो रोने लगे और ये कहने लगे, बेटा घर वापस आ जा, नहीं तो तेरी माँ मर जाएगी। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं अभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे महीनों भर भी नहीं हुए नौकरी में आए हुए। तो मैंने उनसे झूठ कहा कि पिताजी मैं जो है होली में आऊँगा, लेकिन मैं होली में भी नहीं गया। मैं 1 साल के बाद गया, और जब गया तो यकीनन मेरे पिताजी, मेरे गांव वाले सब बहुत गर्व कर रहे थे कि ये है फौजदार का लड़का। मेरे पिताजी का नाम फौजदार है। तो इस तरीके से डॉक्टर ना बन पाया मैं बना नौकर। मैं नौकर ना बन पाया, मैं बना कबाड़ वाला, और कबाड़ वाले के बाद मैं बना एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। और इस तरीके से मैंने कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के बाद मैं बना ट्रेनर, मैं बना सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, मैं बना बिहेवियर ट्रेनर, और आज इंटरनेशनल ऑथर हूं। और मेरी बुक हिंदुस्तान की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। तो मैं कभी हार नहीं माना। विषम परिस्थितियां एक टूल हैं, औजार हैं। अगर आप उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो वो यकीनन आपको एक हीरो बनाती हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि विषम परिस्थितियां वो प्रॉब्लम है, वो चैलेंजेस हैं?
आप ऐसा बिल्कुल ना समझे। विषम परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आती ही इसलिए हैं कि वो आपको एक अल्टीमेट हीरो बना सके, जैसे मैं बना, जैसे और भी बहुत सारे लोग बने होंगे। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज द वे। जहां चाह है वहीं राह है। अगर हमारे सर में दर्द है तो हमें दवा खाना है और वापस काम पे जाना है, क्योंकि मेरी मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं मुस्कुराता हूं तो मेरे चाहने वाले मुस्कुराते हैं, इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बेहद जरूरी है। यह अलग बात है कि मैं कितने दुख दर्द में हूं, लेकिन उसे दबा के रखना है और चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखना है। याद रखें, जिंदगी बहुत प्यारी है और इसे प्यारा कोई और नहीं, आप खुद बनाएंगे, क्योंकि आप अपने जिंदगी के कहानी के रचयिता हैं। जिंदगी आपको कुछ नहीं देने वाली, जिंदगी को मायना आपको देना है, और आप अपनी जिंदगी को मायना तभी दे पाएंगे जब आप हार नहीं मानेंगे। आप किसी भी विषम परिस्थितियों में हो, कुछ भी हो जाए, आप हार ना माने, और जब आप हार नहीं मानते हैं तो आप एक रियल हीरो बनते हैं। याद रखें, अगर आप कभी विषम परिस्थितियों का सामना करें तो उठ खड़े हो, चलिए। अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंगिए। आप रेंग नहीं सकते, आप कुछ भी करिए, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचे, क्योंकि आपकी मंजिल वही है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।